नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रायपुर में नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक केवल औपचारिक नहीं बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम चरण की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव, डीजीपी और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे अभियानों की प्रगति, शेष चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति और अंतिम एक्शन प्लान पर रहा। तो गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक देश को माओवाद मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब सीमित समय ही शेष है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बस्तर अंचल के लगभग 95% क्षेत्र में नक्सली हिंसा पर नियंत्रण पा लिया गया है, जबकि करीब 5% इलाकों में अब भी माओवादी गतिविधियां बनी हुई हैं। इन्हीं क्षेत्रों को लेकर ठोस और समयबद्ध रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में ऑपरेशन क्लीन, सुरक्षा कैंपों के विस्तार, खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर समन्वय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में सक्रिय लगभग 150 सशस्त्र माओवादियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की रणनीति भी तय की जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई है, इससे कहीं ना कहीं सकारात्मक जो पहलू है वो निकलकर सामने आएंगे। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ट्रेड समझौते को ऐतिहासिक और दूरगामी बताया। उन्होंने कहा कि ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और नई गति मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच बनेगी और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, एग्री स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिलाओं के स्वरोजगार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि ये ट्रेड डील भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकास की गति तेज होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि ये समझौता भविष्य में दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी की नींव रखेगा और भारत को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाएगा। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। भारत और वहीं भोपाल और प्रदेश के कई हिस्सों में ब्राह्मण समाज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल की सड़कों पर पंडित समाज ने हवन, पाठ और पूजा के साथ विरोध जताया। समाज के लोगों का कहना है कि फिल्म उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में भी ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरा और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर फिल्म को तत्काल प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया तो वो और व्यापक आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज रोकने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाए गए कथावाचक और संवाद धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है और इसे किसी भी स्थिति में दर्शाया नहीं जाना चाहिए। भोपाल में विरोध का स्वर काफ़ी तेज था, जिसमें धोती कुर्ताधारी पंडित सड़कों पर उतरकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते नजर आए। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ब्राह्मण समाज की मांग है कि फिल्म को तुरंत हटाया जाए और निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। मनोज तिवारी के द्वारा बनाई हुई फिल्म घूसखोर पंडित, जिसका कि हिंदुत्व समिति, संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। मनोज तिवारी जी, आप सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आप में दम हो तो एक बार किसी मौलवी के नाम पर जो है इस प्रकार की फिल्म बनाकर देखिए, किसी फादर के नाम पर इस प्रकार की फिल्म बनाकर दीजिए। सनातन धर्मियों को तो हर कोई आघात पहुंचाने का काम कर लेता है, लेकिन
किसी अन्य धर्म के खिलाफ अगर आप बोल देंगे तो आपके घर में ये उपद्रवी आकर आग लगा देंगे। हम सहनशील समाज के लोग हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुत्व समिति चेतावनी देती है, भोपाल के टाकीज मालिकों को भी हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस फिल्म का प्रदर्शन आप करेंगे तो हिंदुत्व समिति रोड पर आकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और हम सभी सनातन धर्मियों से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की फिल्मों का बहिष्कार करें। हमारी मांग शीर्षक को लेकर है, हमारी मांग संवाद को लेकर के है। ना संवाद चेंज हुआ, ना शीर्षक चेंज हुआ। एफआईआर हो चुकी है। कहां एफआईआर हुई? लखनऊ में। तो मोहन यादव जी, आपकी सरकार क्या सो रही है? हम भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर के ब्राह्मण समाज आपसे ये कह रहा है कि इन पर एफआईआर करिए। हमने कोई ऐसी मांग नहीं ली है कि आपसे हमने पूरा देश मांग लिया है। तो हे राजा, मैं तो ये भी कहता हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ऐसी नौबत आ गई है इस मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है सवर्णों की, ब्राह्मणों की। एक हाय तौबा मची हुई है, चाहे वो यूजीसी ले लो। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों पर इंगित करते हुए सारी चीजें हो रही हैं। ब्राह्मणी अब इन सब का दुश्मन हो चुका है। हमारा ये कहना है कि आप शीर्षक चेंज करो, आप ये आपका संवाद है जो उसको चेंज करो और एफआईआर करो। हमारी तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश पंथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? घूसखोर पंडित फिल्म के खिलाफ ब्राह्मणों का जो आक्रोश है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सड़कों पर उतरकर फिल्म को बैन करने की मांग भी यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से की जा रही है। हाँ साहिल जी, आपको बता दूं कि ये घूसखोर पंडित जो फिल्म बनी है, जिसको अनिल वाजपेयी जी ने बनाया है, उसमें किरदार भी उन्हीं का अनिल वाजपेयी जी का है। इस फिल्म को लेके कहीं ना कहीं विरोधाभास हो गया। पंडितों का मानना ये है, ब्राह्मण समाज के, जो हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज है, उनका मानना ये है कि घूसखोर पंडित जो है, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं उनको और उनकी जो समाज है सभी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। इस फिल्म को देखते हुए पूरे प्रदेश में इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है और विरोध के साथ ही उसमें इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठ रही है। यहाँ तक कि यदि हिंदुस्तान का इतिहास पुराना देखा जाए तो कई 1975 से लेके अभी 2026 तक ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन फिल्मों में ऐसे नाम आए हैं, जैसे कि 1975 में बनी थी पोंगा पंडित, लेकिन वो पोंगा पंडित फिल्म भी चली। उसके बाद अपना पंडित योद्धा आई और पंडित और पठान फिल्म आई। ऐसे कई फिल्में हिंदुस्तान में बनी, लेकिन देखा जाए तो हिंदुस्तान की फिल्मों का इतिहास में एक बात यदि हम करें तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है एक अच्छा कहीं ना कहीं मैसेज देती है फिल्म देखते जब जो लोग जाते हैं तो। लेकिन लोगों का मानना ये रहता है कि कहीं ना कहीं अच्छाई भी होती है फिल्म में और दूसरा पहलू देखा जाए तो बुराई भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस बुराई को देखते हैं। ऐसे ही इस फिल्म को देखते हुए ब्राह्मणों ने उसको ये देखा। लेकिन यदि फिल्म की पटकथा को यदि हम देखते हैं तो मनोज बाजपेयी एक इंस्पेक्टर का रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा घूस लेते हैं, पंडित हैं, तो उनको घूसखोर पंडित के नाम से दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ फिर वो सुधर जाते हैं और उनकी जो एक कार्य करने की जो वो होती है, शैली जो होती है, वो घूसखोर पंडित से सुधर कर वो एक ईमानदार और न्यायवादी एक इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्म एक अच्छी पटकथा, एक अच्छी कहानी लिखी गई है, लेकिन नाम को लेके और ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं हमको एक आघात पहुंचाने वाली है और उनके समाज को कहीं ना कहीं एक तरफा बदनाम करने की कोशिश है। इसको देखते हुए लखनऊ में भी इसको प्रदर्शन हुआ, यूपी में, लखनऊ में इसमें एफआईआर फिल्म के मनोज बाजपेयी और फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसी को लेके एमपी में भी इसका विरोध चल रहा है और पूरे प्रदेश में विरोध चल रहा है। इनका मांग यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को हटाया जाए। बिल्कुल, और लगातार क्योंकि फिल्म का नाम जिस तरीके का है उसके बाद से लगातार लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस नाम से कहीं ना कहीं पंडितों की छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इसीलिए शायद इस फिल्म का इतना ज़्यादा विरोध अब देखने को मिलने लगा है। लोग सड़कों पर उतरकर इस फिल्म का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक इस फिल्म की रिलीज़ पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा।
हाँ जी, साहिल जी, एक बात और है कि यहाँ तक कि ब्राह्मण जितने भी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन चला, उनका मानना ये है कि जब एक अनिल वाजपेयी खुद ब्राह्मण हैं, डायरेक्टर पंडित हैं, तो उनको ऐसी फिल्म बनाने की सोची क्यों? इसको नाम को लेके और भी चेंज कर सकते थे फिल्म को लेके, लेकिन इसको नाम उनको लगा के जब ये खुद ब्राह्मण हो के ब्राह्मणों का ही अपमान कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्यों ना कानूनी कार्रवाई हो और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो कहीं ना कहीं यदि यूपी में यदि एफआईआर हुई है, उसी बात को लेके एमपी में भी वही विरोध हो गया कि इनके खिलाफ एफआईआर हो, प्लेटफॉर्म से मूवी हटाई जाए, जब जाकर हम लोगों को राहत मिलेगी। अब इसी बात को लेके आगे भी उग्र प्रदर्शन है और कंटिन्यू इसको प्रदर्शन को ये लोग बढ़ावा देते जा रहा है और ये प्रदेश लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश लेवल के अलावा अन्य राज्यों में भी इस फिल्म का विरोध देखा जा रहा है। जी साहिल जी। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध देखने को मिल रहा है। अब सड़कों पर उतरकर पंडित समाज के लोग हैं वो इस फिल्म के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की फिल्म कहीं ना कहीं लोगों को गलत संदेश यहाँ पर देती है और इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सार्वजनिक माफी मांगी है। देश भर में उनके बयान पर सेना और महिला सम्मान से जुड़े तीखी आलोचनाएं हुई, जिसके बाद मंत्री ने मीडिया के सामने क्षमा याचना की। विजय शाह ने स्पष्ट किया कि उनका किसी भी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी वर्ग का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके शब्द भावना के अनुसार नहीं थे और ये देशभक्ति के उत्साह व आवेश में निकल गए। मंत्री ने अपने बयान के लिए खेद व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। इस माफ़ी के बाद राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विवाद का कुछ हद तक समाधान हुआ है। मंत्री ने महिलाओं, सेना और समाज के प्रति अपने सम्मान की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका व्यवहार और बयान सभी के लिए सम्मानजनक रहेंगे। इस घटना ने यह दिखाया कि सार्वजनिक पद पर जिम्मेदारी के साथ बोलने और समाज की भावनाओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है। विजय शाह की माफ़ी से विवाद कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूं। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूं। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। नमस्कार। मैंने पहले भी कई बार कहा है। उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में थाना मैनपुर अंतर्गत ओडिशा सीमा के ग्राम भालूडिगी व मोटाल पहाड़ी श्रृंखलाओं में माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियारों और उपकरणों को जिला पुलिस बल की E30 ऑप्स टीम ने बरामद कर लिया है। अभियान में 6 अलग अलग स्थानों से 2 नग इंसास, 1 नग 303, 2 नग 12 बोर, 1 देसी कट्टा, BGL सेल और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार माओवादियों की टेक्निकल टीम शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में ऑटोमेटिक और देसी हथियारों का निर्माण व मरम्मत कराती थी। जनवरी 2025 से अब तक पुलिस ने ऑपरेशन विराट के तहत कुल 57 हथियार और 300 कारतूस बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से गरियाबंद क्षेत्र में माओवादी हिंसा की संभावना लगभग शून्य हो गई है। DGN डिवीजन और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों की तरफ से बनाए गए हथियार व टेक्निकल वर्कशॉप को ध्वस्त कर दिया गया। ये सफलता सुरक्षा बलों के सतत प्रयास और स्थानीय जानकारी के आधार पर हुई। पुलिस ने बताया कि बरामदगी के बाद क्षेत्र की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन
को 12 फरवरी से 30 जून तक चलाया जाएगा। उत्सव का पहला चरण महाशिवरात्रि के दिन संगीतकार प्रीतम द्वारा महादेव की आराधना के साथ शुरू होगा। इसके दूसरे चरण में 19 मार्च से 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विविध सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान महाकाल वन मेला, कृषि मेला, कलश यात्रा और विक्रम व्यापार मेला जैसी गतिविधियां प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। उत्सव में 60 से अधिक प्रमुख शिव मंदिरों पर मेले और धार्मिक आयोजन भी होंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौराणिक फिल्मों का महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 से अधिक देशों की फिल्मों को शामिल किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों और विद्वानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन को भी वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। जो मेरी जानकारी है कि लगभग 5000 चित्र जो हैं जनजाति संग्रहालय ने पुराने इतिहास को लेकर तैयार किए, जो देश में अपनी तरह का अकेला काम है। तो हमने उनसे अनुरोध किया था, तो शिव पुराण को लेकर जो चित्रांकन है या जो कथाएं हैं, उनकी प्रस्तुतियां उज्जैन में ये 13 से 17 मार्च तक चलेंगी। फिर लोक नृत्य हैं, शैव परंपरा की कला प्रस्तुतियां हैं, फिर नृत्य नाटिका है। तो ये सब अलग अलग तरह से हम लोग नृत्य के जरिए, संगीत के जरिए, साहित्य के जरिए, ज्योतिष के जरिए हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बड़ा सफल आयोजन हमारा विक्रमोत्सव का भाग है, अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव। तो इसमें लगातार विदेशों की बड़ी सहभागिता होती रही है। और इस बार जो हमारे जो पत्राचार हुआ है, जो संपर्क हुए हैं, तो 25 से अधिक देश और उनके दूतावास के जो राजदूत हैं या और प्रतिनिधि हैं, वो इसमें सहभागी होंगे। और दुनिया भर की जो पुरातन समय का जो काम है, अन्वेषण है, उस पर केंद्रित जो फिल्में हैं वो हम वहाँ प्रस्तुत करेंगे। मेरे ख्याल से जितना भव्य, आकर्षक और हमारे भारतवर्ष की गौरवशाली परंपराओं, इतिहास, संस्कृति को हमारी नई जो जनरेशन के सामने रखने का जितना बृहद प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प से ये होने जा रहा है, ये अभी तक का मेरे ख्याल से भगतम कार्यक्रम होगा। और इसमें ये केवल संस्कृति विभाग का आयोजन नहीं है, सभी दीगर विभाग उसमें समायोजित किए गए हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। चाहे वो शुरुआती अभी महाकाल वन मेला से हो, जो आपके सामने 12 तारीख आपको कार्ड। वहीं राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और मंत्री विनय शाह द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर दिए गए विवादित बयानों के खिलाफ आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों से महिलाओं को धमकी दी कि अगर वो सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी तो उनका नाम योजना से काट दिया जाएगा। तो प्रदर्शनकारियों ने इसे महिलाओं का अपमान और तानाशाही करार देते हुए विरोध जताया। मंत्री करण सिंह वर्मा का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये बयान महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसे व्यवहारों को तुरंत बंद करे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की जोरदार मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि एक शानदार स्कूल सांदीपनि विद्यालय क्षेत्र को आज देश को समर्पित हुआ है और इसके लिए संपूर्ण रूप से क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी की सौगात है। ये उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र के प्रगति के लिए काम किए जा रहे हैं और सांदीपनि विद्यालय जयश्रीनगर भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब चूँकि जयश्रीनगर में एक सांदीपनि विद्यालय बन गया, बड़ा व्यापक स्कूल है और मुझे लगता है कि हजारों बच्चे इसके अंदर इस विद्यालय में अध्ययन करेंगे और इसके बाद भी जो भी आवश्यक रहेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा स्वयं में एक व्यवस्था होती है, उसका 100% क्रियान्वयन नीचे विभाग करता है। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए, वो खुलेगा। मीडिया के साथियों को ये बात बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा कल क्या बोलते हैं प्रोग्राम में, अगर महिलाएं नहीं आई तो हम उनके नाम काट देंगे, हम उनको पैसा नहीं देंगे। ये करण सिंह वर्मा होते कौन है? मैं आज मोहन सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे मंत्रियों को रखेंगे? एक विजय शाह रतलाम में बोलता है कि हम लाडली बहनों के पैसे काट देंगे,
एक सीओ करण सिंह वर्मा बोलता है यहाँ पैसे काट देंगे। लाडली बहनों को आपने समझ कर रखा है, मध्य प्रदेश की महिलाओं को आपने समझ कर रखा है, आपकी गुलाम है, आपके काम के लिए आएंगी। हमारी लाडली बहनें जो है, हमारी देश की महिला सक्षम महिला है। एक महिला सूफिया कुरैशी है, एक महिला हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कई सूफिया कुरैशी है। हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी आज इन महिलाओं के साथ है। उधर धमतरी नगर निगम जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नगरीय निकाय है और करीब 140 साल पुराना है, अब 2026 से हाईटेक बनने जा रहा है। निगम ने कर वसूली में जनता के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। निगम क्षेत्र के 12,000 से अधिक घरों के लिए अलग अलग QR कोड बनाए गए हैं। प्रत्येक घर के बाहर ये QR कोड लगाया जाएगा। नागरिक इस QR कोड को स्कैन करके सभी प्रकार के टैक्स की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सीधे घर बैठे ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। इस नई सुविधा के चलते अब किसी को भी निगम कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें मेरा विचार तो ये है कि बढ़ती हुई आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो हाई फाई हो रही है और इसी के आधार पर भारत देश भी उन्नति कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ का धमतरी नगर पालिक निगम द्वारा भी इस नीति को अपनाया जा रहा है और घर जाकर बार कोड लगाया जा रहा है। बार कोड के आधार पर जो भी उपभोक्ता होगा अपने घर बैठे उस कर का भुगतान अनुसार कर सकते हैं। इससे कोई समस्या नहीं बल्कि और सुविधाजनक। हाँ, धमतरी भी आगे बढ़ रहा है और स्थिति को देखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है और एक सराहनीय पहल है जो कि भविष्य में और उन्नति करेगा और लोगों को सुविधा होगी और दिन प्रतिदिन उन्नत करेंगे। सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे हमारे घर में भी जो है नगर निगम धमतरी द्वारा नेम प्लेट जो है QR कोड का जो है चस्पा किया गया है, जिससे है कि ऑनलाइन जो है निगम का टैक्स या अन्य जो चाहे जलकर हो या कुछ भी हो वो टैक्स ऑनलाइन जमा किया जाएगा। सके ये व्यवस्था हम घर घर के लिए दे रहे हैं। एक QR कोड जनरेट करके दिया गया है, तो जो पहचान है आपकी वो उसके अंदर में रहेगी और QR कोड के माध्यम से आप सीधे टैक्स पटाएंगे, सीधे नगर निगम के खाते में पैसा जमा होगा और आपके खाते में सीधे जमा हो जाएगा कि आपकी संपत्ति कर इतना है, जल कर इतना है, ये पट चुका है। आप जैसा पैसा जमा करेंगे वो आपके पास रिसीविंग। वहीं चंद्रपुर मध्य प्रदेश में मतदाता विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के BLO, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और तकनीकी सहायक को डबरा SDM द्वारा सम्मानित किया गया। ये कार्य निर्वाचन आयोग के तहत संपन्न हुआ, जिसमें मतदाताओं का सत्यापन, फॉर्म वितरण, डिजिटलाइजेशन, दावा, आपत्ति सुनवाई और निराकरण शामिल था। चंद्रपुर टीम, जिसमें SDM विनय कश्यप, तहसीलदार मनमोहन सिंह, नायब तहसीलदार आशीष पटेल, 300 BLO, 25 सुपरवाइजर और 10 सहायक निर्वाचन अधिकारी शामिल थे, ने राज्य के दूसरे स्थान पर यह कार्य पूरा किया। पहले स्थान पर रायपुर शहरी क्षेत्र के कर्मचारियों ने इसे संपन्न किया। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद नेटवर्क की कमी और डिजिटल सक्रियता में बाधा के बावजूद टीम ने बेहतरीन परिणाम दिखाए। SIR कार्य के बाद लगभग 28,000 मतदाताओं के नाम घटाए गए, जिनमें मृतक, स्थानांतरण, विवाह और डबल एंट्री मुख्य कारण थे। सम्मान समारोह में BLO ने अपने अनुभव साझा किए, जबकि SDM विनय कश्यप ने टीम वर्क और समन्वय को सफलता की कुंजी बताया और सभी सदस्यों की मेहनत की सराहना की। ये बेसिकली एक समन्वित प्रयास था। अलग अलग टीम के कोऑर्डिनेशन से ये रिजल्ट हमें मिला। फील्ड लेवल पे आपके BLO, सुपरवाइजर्स, मास्टर ट्रेनर्स, इन्होंने बढ़िया काम किया। हमारे जो AEROs थे, डेडिकेटेड AEROs थे, 9 हमारे परमानेंट AEROs थे। बाद में हमने काम की अधिकता को देखते हुए 14 और नए AERO का प्रस्ताव भेजा। हालांकि उनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। हमारे AEROs ने बहुत बढ़िया काम किया। हमने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम किया। हमारी जो टेक्निकल टीम थी, टेक्निकल टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया और इन सभी टीम के समन्वित प्रयास से हमने SIR का काम राज्य में दूसरे स्थान पर पूर्ण किया। इसके लिए आज छोटा सा इवेंट रखा गया था। हमारे जितने भी साथी थे जिन्होंने राज्य में यह उपलब्धि अर्जित करने में हमारी सहायता की, पर्टिकुलर उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए छोटा सा इवेंट रखा गया। ये बेसिकली एक समन्वित। वहीं बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और संगीत प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बुंदेली दर्पण की टीम द्वारा आयोजित बुंदेली सिंगिंग स्टार प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से 158 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले आयोजित किए गए। 2 फरवरी को छतरपुर में क्वार्टर फाइनल हुआ और 6 फरवरी को लवकुश नगर के गणतंत्र मेला प्रांगण में सेमीफाइनल व फिनाले संपन्न हुआ। विशेषज्ञ निर्णायक मंडल की मौजूदगी की महोबा की स्मिता राजपूत प्रथम स्थान पर रही और विजेता का खिताब जीता। द्वितीय स्थान वेदिका मिश्रा पन्ना से, तृतीय प्रज्ञा पराशर अमानगंज, चतुर्थ सविता राजपूत टीकमगढ़ और पंचम भारती चौबे छतरपुर और षष्ठम निवेशिका तिवारी महोबा
को मिला। विजेता को 11,000 नगद ट्रॉफी और प्रमाण पत्र, द्वितीय को 7,000 और तृतीय को 5,000 सहित ट्रॉफी और उपहार प्रदान किए गए। टॉप 6 प्रतिभागियों सहित सभी सेमीफाइनलिस्ट को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पटेरिया और विशिष्ट अतिथि वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार उपस्थित रहे। आदर्श जोशी की स्टार परफॉर्मेंस और अनमोल द्विवेदी के तबला वादन ने कार्यक्रम को यादगार बनाया। यह आयोजन बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और संगीत प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक गरीब किसान से दिन दहाड़े 49,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया। थाना बिक्री का पैसा निकालकर लौट रहे बुजुर्ग किसान निबल लकड़ा को 2 युवकों ने उसके बेटे को जानने का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर बैठाया। रास्ते में उन्होंने किसान से 49,000 रुपये लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद किसान ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बाकी आरोपियों की भी जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की सक्रियता और सीसीटीवी फुटेज के मामले को जल्दी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। ये घटना क्षेत्र में सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता को दोबारा रेखांकित करती है। अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने और संदिग्ध व्यक्ति के साथ सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।